कैसे हो आप लोग? अच्छा है सर। अच्छा सर, आप कैसे? आप कैसे हो? मैं तो बस क्या करूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, रूटीन चल रहा है। तुम लोग को मजा आ रहा है कुछ ऐसे पढ़ने में? स्कूल कॉलेज की याद आ रही है? ऑफलाइन अच्छा है सर। क्यों? यहाँ पे सर एटमॉस्फेयर नहीं बनता। ऑफलाइन स्टडीज की हैबिट है ना हम लोगों को, इसीलिए। तो हैबिट बदल दो ना, टाइम के साथ हैबिट मतलब बहुत कुछ बदलता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यू नो। सर ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने का। अब तो 10th भी तुम लोग कर लिए, अब तो बहुत दिन हो गए, तो अब तो आदत धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। ये तो क्या है, भगवान जाने क्या होगा। माइंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये याद रखो। जो लोग एडमेंट हो गए कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे ऐसे ही रहेंगे, नहीं चेंज होंगे टाइम के साथ, वो लोग क्या है कि पीछे ही छूट जाते हैं। मूवीज में देखो, ये राजेश खन्ना सुपरस्टार था, है ना? राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से बड़ा सुपरस्टार था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन क्या है कि वो सुपरस्टार में ही रह गया। मैं क्यों ऐड करूं, मैं क्यों छोटे पर्दे सिल्वर स्क्रीन टीवी पे आऊं, मैं क्यों ऐसे। अमिताभ बच्चन को देखो, झंडू बाम बेचने से लेकर केबीसी सब कुछ तो चेंज किया तो बदल गया। खैर एनीवे, वो तो मैं ऐसे ही कहानी सुनाता रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये सब जितने भी टेम्पररी हर्डल्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब, इस सबको हर्डल मत बनाओ। इस सबको हर्डल मत बनाओ, इस सबको एक्सक्यूजेज मत बनाओ। क्योंकि दुनिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे आपके साथ जेई देंगे, ऐसा नहीं कि अन्याय केवल आपके साथ हो रहा है। अगर ये अन्याय है तो सबके साथ हो रहा है ना, तो सारे कॉम्पिटिटर भी आपके तो इसी फेज से निकल के सामने आएंगे ना। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। पीहू ने लिखा कि आप बहुत धीरे बोल रहे हो। आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? सर आ रही है आवाज अच्छी तरह। तुमने ही लिखा कि आप बहुत, मतलब किसी ने लिखा कि आप बहुत धीरे बोल रहे हो। कोई बात नहीं, चलो चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताए थे। हाँ सर। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद वेक्टर स्टार्ट किया था, वेक्टर स्केलर का डिफरेंस बताया था, प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल बताया था। ठीक है, चलो आज वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे पहले वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन से पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो फर्स्ट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हैंडराइटिंग समझ आती है? यस। बहुत मुश्किल होता है ये नोटपैड पर लिखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर आप वेक्टर। माउस से लिखते हो? नहीं, माउस से नहीं, ये एक पेन है, पेन। और ये एक सर आप पेन टैब से लिखते हो? हाँ, पेन टैब से लिखता हूँ, ऐसे समझो। जस्ट लाइक पेज एंड पेन ना सर, फिर तो इजी हो जाता हो। हाँ, काइंड ऑफ। एक सेकेंड होल्ड करो, मेरा इंटरकॉम बज रहा है।
सॉरी, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई आइडिया? स्कूल में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। सर एरो। एरो। ऊपर एरो लगाते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट है अगर ऐसा, तो ये लाइन सेगमेंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से ये लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये लेंथ हो गया इसका, तो ये लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू नहीं होगा, रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट मतलब कि सपोज इसका लेंथ जो भी है और इसके बगल में एक इसी के आधे लेंथ का कुछ है, तो उसका मैग्नीट्यूड इसका हाफ होगा, ये हम कहेंगे। समझ रहे हो? प्लीज हाँ रिपीट। सर। और ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में डायरेक्शन किधर है, राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना? यस सर। ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सर इस हाँ। सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके। दूसरा होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी, अगर किसी सिंबल के ऊपर एरो का साइन है, मतलब वो वेक्टर है। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं, एफ सिंबल है और एफ के ऊपर एरो का साइन है, तो हम बोले इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ। सर तो ऊपर वाले को पढ़ेंगे वेक्टर ए ना? हाँ, ऊपर वाले को पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ। ये जनरली बुक्स में इस तरह के, बुक्स में जनरली इस तरह के, इस तरह के इस तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी बुक देखोगे, फॉरेन ऑथर की बुक अगर देखोगे, रशियन ऑथर सब में, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सिंबल का फॉन्ट बोल्ड है मतलब विथ कंपेयर टू रनिंग टेक्स्ट, तो वो भी वेक्टर की तरह वेक्टर होता है। तो ये जस्ट कन्वेंशन है कि इंडियन ऑथर मोस्टली ये एरो वाला यूज करते हैं। फॉरेन ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बुक में जो सिंबल है, ये सिंबल का फॉन्ट रनिंग टेक्स्ट से बोल्ड होता है। ठीक है, सो फॉन्ट बोल्डर देन रनिंग टेक्स्ट। सर, हाँ, sometimes the alphabet is written between two lines, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट रिटन बिटवीन टू लाइंस। मतलब सर वो साइड में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मॉड आई थिंक। अच्छा, वो आते हैं। ठीक है, ऐसा। अब इसी में ये जो मैंने कहा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड दो तरह से लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
ठीक है। सर इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे फोर्स तुम्हारे ऊपर कोई लग रहा है 10 न्यूटन का और टुवर्ड्स नॉर्थ लग रहा है, तो फोर्स वेक्टर होगा 10 न्यूटन नॉर्थ। उसमें ये जो 10 न्यूटन है वो मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ डायरेक्शन है। चमका कुछ? यस तो ये दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है जो मोस्टली आपको बुक्स में दिखाई देंगे गोइंग फॉरवर्ड। इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर वापस एक्सप्लेन करो ना। ए क्या? डैश इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एरो, वापस एक्सप्लेन करो ना। क्या एक्सप्लेन करूं? मैंने हाँ कहा वो पार्ट, हाँ। कि ए वेक्टर है, उसके दोनों ओर मॉडुलस का ऐसा लाइन दिखाई दे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कभी कभी केवल ए लिखा हुआ है तो और हमें मालूम है कि ए वेक्टर है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखने के लिए दो तरीका यूज किया जाता है। अगर ए वेक्टर मुझे मालूम है तो ए के दोनों ओर मॉडुलस का साइन लगा देंगे, उसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहेंगे। और केवल ए लिखा हुआ है तो उसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहेंगे। सर ए और एरो डायरेक्शन होगा ना? क्या बोल रहे हो? सर ए और एरो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा ना? ए और एरो दोनों हो लिखा हुआ तो ऐसा? हाँ सर, तो सिर्फ वो डायरेक्शन 2 मिनट। ही होगा ना कि? नहीं नहीं, तो उसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। अगर ए के ऊपर एरो ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए। नीचे बताया ना, एफ के ऊपर एरो लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ। ये ठीक है, केवल ए लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए के दोनों ओर मॉड लगा हुआ है तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर सेकंड वाला बोल्ड में आपने लिखा है ना? नहीं बोल्ड नहीं, नॉर्मल है। बोल्ड लिखा रहेगा तो वेक्टर ए पढ़ेंगे इसमें। जल्दी कॉपी कर लो 2 मिनट। सर मतलब नॉर्मल ए और ए के ऊपर एरो और वो मॉड्यूलस, वो सब वेक्टर ए कहलाएंगे ना? मतलब वो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वैसा कहेंगे ना? अच्छा अभी लिख ले, बहुत मिलेगा अभी, हर 2 मिनट पे मिलेगा तो समझते चलेंगे। अभी लिख ले। हो गया? हाँ सर हो नहीं गया। सर, एक Yes, मिनट sir, एक हो गया। मिनट एक मिनट Yes, सर। sir, हो गया। हाँ हाँ, 1 मिनट जल्दी करो। आगे बढ़ूं? यस सर। नहीं सर, हाँ सर बिल्कुल। Yes, sir. वो सर 1 मिनट। चल इधर देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं।
addition of a vector. Addition of vector. स्कूल में पढ़े हो वेक्टर एडिशन? नहीं सर, पढ़ा होगा ना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, क्या क्या। नहीं सर, वैसा कुछ था ही नहीं। नहीं सर, नहीं पढ़े। वेक्टर क्वांटिटी पता और कुछ नहीं। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ बेटा। रिजल्टेंट वाला ना? हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ने के बाद ही कॉलेज गया था ना। लोग बुद्धू बनाओगे चलेगा नहीं। खैर नहीं चलो। कोई आदमी ए से बी गया, कोई आदमी मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ, तो मान लो पी से क्यू चला गया, ऐसे समझो। फिर क्यू से आर चला गया, तो फाइनली मेरे लिए तो पी से आर गया ना। ये कॉमन सेंस समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ वो सर। कोई पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, मतलब फाइनली पी से आर गया। मतलब ये जो रेड वाली लाइन है, ये ए और बी वेक्टर का सम होगा। हाँ सर। यस सर। कॉमन सेंस है, यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो तुम्हें लगेगा यार क्या ये तो बहुत फालतू इजी चीज पढ़ा रहे हैं। अब इसी को प्रॉपरली बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में तो लगेगा कि हाँ कुछ तो बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपरली फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent side of a triangle taken in order, then third side taken in opposite order will represent resultant of these two. अब लग रहा है कुछ साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन ये कॉमन सेंस है। इस कॉमन सेंस का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आया? यस यस सर। सर। बुक में बड़ा बड़ा लंबा लंबा लाइन लिखेगा मिलेगा, बट इसका कॉमन सेंस है मेरे लिए। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये ध्यान से देखो तो कोई लॉ नहीं, सब कॉमन सेंस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब P2Q Q2R, then third side taken in opposite order, सेम ऑर्डर में तो मैं R2P लिखता, P2Q Q2R, अगर यही ऑर्डर फॉलो करूं तो नाउ आई शुड राइट R2P, हाँ सर। बट ऐसा नहीं, उल्टा। So if two vectors can be represented by two adjacent side of a triangle taken in order, then third side taken in opposite order, तो ये वाला ऑर्डर देखो एंटी क्लॉकवाइज है और P2R का क्लॉकवाइज है ना? तो taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. Clear? Will represent the sum of these two vectors, ना सर? रिजल्ट, हाँ रिजल्टेंट बोलो सम बोलो एक ही बात, सम So ऑफ can you दीज please repeat this concept? लोग सब सप्लीमेंट्री में पास किया क्या? एक बार भी समझता नहीं है। सीधी कहानी है, कोई पी से क्यू गया, छोड़ तुम लोग साइंस बाद में पढ़ो, सीधा कॉमन सेंस। पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, तो फाइनली कहां से कहां गया? P से R. पी से आर गया। तो ये लाल वाला पी से आर दिख रहा है, हाँ। यस मतलब पी से आर कुछ और नहीं, पी से क्यू प्लस क्यू से आर है। हाँ sir. That is, this red line will represent a vector A plus vector B. If P2Q is vector A, Q2R is vector B. So if PQ is vector A,
and QR is vector B. then PR is vector A plus अरे वाह, देखो समझ गए तुम लोग, कितना होशियार है। मैं बेकार में परेशान हो रहा था। आई बात समझ में? yes कॉपी कर। सर हाँ पी क्यू और क्यू आर पी आर से बड़ा नहीं होगा दोनों साथ में, लाइक कि सेम ही आएगा? क्या सेम आएगा? मतलब एडिशन में देखे तो मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर जितना ही होगा। यही तो, ये अलजेब्रा थोड़े ना है कि 2 + 3 5 होता है। अच्छा वो अगर ये 2 + 3 5 होता तो वेक्टर एडिशन क्यों पढ़ते? तो स्कूल में ही पढ़ चुके हैं। समझ आया? सर यस। कॉपी कर लीजिए। हो गया हो गया हो गया। नहीं सर। yes sir. yes हाँ सर हो गया। completed sir ओ बधाई। नहीं सर रुको। सर वैसा पॉसिबल है कि कोई एक इंसान है वो पी से क्यू गया, फिर क्यू से आर गया और फिर आर से फिर से पी पे आ गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर वो 0 आ जाएगा? वेरी गुड, 0 हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस लगाया। ये पूरा साइंस क्या है? कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस होना जरूरी है। पढ़ाई इतना क्यों होता है? बिकॉज कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस अनकॉमन नहीं होता तो फिर इतना कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत कहाँ थी? आगे बढ़ूं? yes sir. हाँ सर। यस सर। लोग का आज एक ही लेक्चर है कि 2? एक ही लगता एक ही लेक्चर। एक ही lecture है sir. से यार तुम लोगों की जिंदगी मस्त है। दिन में 1-2 घंटे का लेक्चर करना नहीं है। सर अभी हुआ बायोलॉजी का लेक्चर अभी। yes sir, हमारे लिए 2 था sir. मैथ्स वाले के लिए भी अच्छा, मैथ्स वालों के लिए एक था, बायोलॉजी के 2। तुम लोग डॉक्टर बनेगी? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी इज नॉट अ साइंस एट ऑल। कोई नहीं ऐसे ही कह रहा। और बाबा रामदेव की कोविशील्ड भी खाऊंगा। हाँ, बाबा रामदेव के इंजेक्शन डाल के सिरिंज से बाहर निकाल देना होगा। खुद तो डबल डोज वैक्सीन ले लिया, जनता को बेवकूफ बनाता है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे मुझे बहुत डर लगता है। लगता था, छोड़ ही दिया मैंने उसके बाद। तुम लोगों को अच्छा लगता है बायो? सर डरने वाला क्या एकदम बात है नहीं सर। बकवास है बकवास। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, मैं बताता हूँ एकदम पक्का, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, समझो। एक स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है तो वो मजबूरी में बायो ले लेते हैं, और एक स्टूडेंट होते हैं जिनको बायो अच्छा लगता है। तो मैथ से डर डर के कोई बायो लिया है तुम लोगों ने? सर मुझे बायो अच्छा लगता है और मैथ से डर भी लगता है। हाँ सर सेम सर जिनको दोनों से डर लगता है बस वो उनको तो दोनों लेना चाहिए। हाँ वो मेरी कैटेगरी में आ गए। मैं भी बचपन में मेरी मम्मी बहुत सोचती थी कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, लेकिन तो सर आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपको मैथ्स से कैसे डर लगता है? ऐसे ही बोल रहा है, डर नहीं लगता। मैं ऐसे बता रहा हूँ, बचपन में ना मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी थी मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन बायो समझ भी तो आना चाहिए। बाकी मैंने आधा काम कर लिया था, मैंने हैंड राइटिंग सब डॉक्टर वाली बना ली थी, केवल बायो पढ़ने से रह गया था मैं। बायो तो मुझे फर्जी साइंस लगता है। फर्जी इन द सेंस वो फर्जी नहीं होता, गलत मत समझना मेरी बात को। मतलब मैं कितना बढ़िया आलू है। आलू खाते हो तुम लोग? पोटैटो हाँ सर मेरा Yes, फेवरेट sir. है। देखो फेवरेट है, कितना सुंदर छोटा सा नाम, प्यारा सा आलू, खाने में भी अच्छा लगता है। बॉटनी में बोलते हैं इसको सोलेनम ट्यूबेरोसम, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना? यस सर हाँ वही सर बताओ, इतना बड़ा नाम, सोलेनम ट्यूबरोस। इतना बड़ा नाम कोई सुन ले तो उसको लगे कोई वायरस है, आदमी आलू ना खाए। नहीं सर वो
आगे जाके मतलब वो क्लासिफिकेशन होता है। हम जो एनिमल्स भी देखते हो ना, एनिमल्स का रियल नाम कुछ और ही होता है, कॉमन ब्रीड का नाम दे देते हो। साइंटिफिक नेम होता है सर वो सब। वाह यार, तुम लोगों एटलीस्ट ने मैथ से तो अच्छा ही है, उतना वो नहीं मैथ trigonometry ज्यादा मजा तो अच्छा है। आता है। नहीं नहीं मैथ बहुत मैथ सर ज्यादा अच्छा। तुम सर लोगों ने सर पर मेन पार्ट तो भूल ही गए बायो का, क्या वो डाइसेक्शन। आते हैं सब बताता हूँ। कितना अच्छा बायो क्या है कि तुम लोगों ने आंखें खोल दी। क्या होता है बेटा, सबका अलग अलग नाम होता है ना, कोई तो बता रहा था। सर बट अगर किसी कॉमन आदमी से बात करेंगे तो उनके सामने तो कॉमन नाम ही बोलेंगे ना, तब थोड़ी ये काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे बायो से क्यों डर लगता था, मैं जब पढ़ा ना बायो में आलू को सोलेनम ट्यूबेरोसम कहते हैं स्कूल में, तो मैं परेशान हो गया, लगा कोई वायरस है, फिर खाने से डर लगने लगा मुझे। बायो ऐसा ही है, सबका ऐसे ही है। राइस का ट्राइटिकम एस्टिवम ऐसा ही कुछ है ना। नहीं मालूम सर। अरे पता नहीं। तुमसे ज्यादा बायो तो मुझे आता है फिर। वीट को कहते हैं ओराइजा सटाइवा। जापानीज नेम लगता है। बोल रहे थे इसलिए आपने नाम बायो सुन के लिया नहीं, डर पर जाते आपको हैं। मालूम तो अभी सब है। मैंगो है ना, मैंगो को बोलते मैग्नीफेरा हैं इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, हाँ ऐसा कुछ। ये बायो सब वाले पागल लगते हैं। तो इंडिका कार का नाम पे रखा है क्या? हाँ कार बाद पहले आया, आम बाद में आया, ऐसा कह रही हो तुम? नहीं मतलब मैंगो से इंस्पायर होकर टाटा ने ऐसा नाम रखा। हाँ हो सकता है। सर वो इंडिया कोई- इंडिका इसलिए रखा क्योंकि वो इंडिया से है। अरे ऐसे नहीं चलता जीवन भाई, अब नाम का कोई सेंस थोड़ा ना होता। अब गुलाब जामुन है, उसमें देखो ना गुलाब है ना जामुन है, नाम है ऐसा। तो नाम में जबरदस्ती का मीनिंग मत निकालो कि अब इंडिका नाम है तो मैग्नीफेरा इंडिका तो मैंगो से इंस्पायर हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या है कि गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन दोनों ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं। चलो बहुत कहानी सुनाया, मैं आगे बढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के साथ बात करके अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। क्या दुख भरे दिन थे, बहुत पढ़ना पड़ता था। मम्मी अलग परेशान थी बायो पढ़ने के सर लिए। आप माइक थोड़ा सामने लेके बोलो ना। सर बराबर बोल रहे हो आप। सर का आवाज बराबर आ रहा सुनाई है, दे रहा है, ऑडियो क्लियर है। ऑडियो क्लियर है। एकदम क्लियर। तू अपना साउंड थोड़ा बढ़ा ले, सिस्टम का साउंड तुम्हारा। वो सिस्टम पर क्या होगा, रात में गाना सुन रही होगी, पापा को सुनाई न दे इसलिए वॉल्यूम कम कर लिया होगा और अभी पढ़ाना भूल गई होगी। नहीं सर, बस पूरा बड़ा हुआ वॉल्यूम। चलो कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी क्या है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जैसे सब ध्यान से देखो, लिखना बाद में। अगर मैंने एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दिया और दूसरा वेक्टर ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। अरे वाह। तो ये हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी। यही अगर ऐसा रहे, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? ये होगा या ये वाला एंगल होगा? एक्सटीरियर लेना होगा। ब्लू वाला या ब्लैक वाला? ब्लू। पर्पल वाला। सर सर sorry, ब्लैक हाँ। वाला। ये पर्पल है क्या? ये ब्लू नहीं है, पर्पल है। हाँ सर। पर्पल है। ये देखो, यही सब प्रॉब्लम है, सब बायो पढ़ने का ना लोगों को ज्यादा रहा। मुझे तो सब ब्लू लगता है, मुझे तो दो चार मोटे मोटे रंग समझ में आते हैं, ये पर्पल वर्पल कौन सा रंग है पता नहीं। इस केस में इसको एंगल बिटवीन ए एंड बी बोलेंगे। हाँ सर, अगर एक्सटेंड कर दिया तो। हाँ। बट सर वो फिर वो ये साइड समझ वाला क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्यान से समझो,
अगर मैं कहूँ कि मैं 4 मीटर या 2 मीटर ईस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर दूं या फिर यहाँ ड्रॉ कर दूं या फिर यहाँ ड्रॉ कर दूं, एक ही बात है। हाँ सर। As long as its length are same and direction of arrow is same, all these three represent same vector, Yes. Yes. है ना। तो जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन था मुझे वेक्टर ए और बी के बीच एंगल के लिए, तो ऐसे सोचो कि अगर इस वेक्टर को मैं आगे ट्रांसलेट करके यहाँ ड्रॉ कर दूं, नहीं हो पा रही, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों का टेल एक जगह हो जाएगा। अब तो दिखेगा ए और बी सेम वेक्टर है। अच्छा, टेल को कैसे करना है सर? सर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। ओ भाई साहब, मैंने कहा चल दूसरा कलर ले लेते हैं। ए वेक्टर को मैं आगे ट्रांसलेट कर दिया सच दैट दोनों का टेल एक जगह आ जाए। अब तो दिख रहा है कि ये वेक्टर है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा है। यस सर। यस सर, यस सर। तो एक ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका समझने का ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये जस्ट एंगल बिटवीन लाइंस नहीं है। एंगल बिटवीन लाइंस कहते तब ये ब्लैक वाला एरो जो मैंने लिखा है ये कहते। एंगल बिटवीन वेक्टर है, मतलब कोई एक इधर जा रहा है राइट साइड और कोई एक इधर जा रहा है, तो ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का एंगल ये है, ये नहीं है। जैसे मैं कह दूं समझा सर। एक आदमी इधर जा रहा है और दूसरा आदमी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल ये होगा, ये थोड़ा ना होगा। हाँ। तो वही कहानी है, ये थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यस सर। तो कॉमन सेंस है ये। समझ गया सर। हाँ सर। अब इस कॉमन सेंस को भी बड़ा बड़ा साइंस बना देंगे तो क्या कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर जॉइन, if tail of two vectors are joining at a point, then angle between these two lines will be angle between vectors। लेकिन इतना कुछ बड़ी बड़ी बातें पढ़ने का मतलब नहीं, समझना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर तो फिर जो एक्सटेंडेड लाइन है वो कौन सा वेक्टर होगा? वो कोई वेक्टर नहीं है, वो तो डॉट 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 लाइन लगाया है मैंने। आगे बढ़ू? नहीं सर सर, एक मिनट। एक सेकंड सर। सर एंगल फाइंड करने के लिए टेल टू टेल जॉइंट रहना चाहिए। हाँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो टेल टू टेल ज्वाइन करके देख लो कौन सा एंगल है, अदरवाइज ये कॉमन सेंस है। आगे बढ़ू? हाँ सर। एक सेकंड। सर एक मिनट। हम्म। सर हम्म। तो फिर इधर वो एक्सटेंडेड लाइन हम उससे वेक्टर ए की तरह लेंगे ना? हाँ, ए का डायरेक्शन वो जो ब्लैक से मैंने डॉट डॉट लाइन दिया है ना, वो वाला डायरेक्शन है ए का, और ओके। बी का इधर वाला। तो समझने में आसानी होगी कि इन दिस केस this particular angle theta will become angle between vector, not this black line। जो ब्लैक वाला एंगल है पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं होगा, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर।
सर हाँ, ये लाइन को हम लोग स्ट्रेट ही शिफ्ट करने का कि कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं? ये कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। तो अब जो मैंने समझाया उस बात का मतलब ये है, मतलब नंबर 1, दैट इज नोट 1, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, सोचा नहीं था लिखूंगा बट कैन बी शिफ्टेड parallel to itself without any change in it। ये बात समझ में आया? किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1, ये बात क्लियर है? यस सर। पैरेलली मतलब पैरेलली कोई मतलब पैरेलली, बोलो बोलो क्या बोल रही थी? पैरेलली मतलब वो दो लाइन पैरेलल होना चाहिए ना, ये हाँ तो वेक्टर है वेक्टर की ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वेक्टर भी नहीं, मैं एक ही वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि किसी एक वेक्टर को तुम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये एक वेक्टर है मान लो, हाँ सर। ये वेक्टर अगर ए है तो मैं इसको पैरेलली जहां मन वहां शिफ्ट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शिफ्ट कर दिया ये भी वेक्टर ए होगा, यहाँ शिफ्ट कर दिया ये भी वेक्टर ए होगा, यहाँ शिफ्ट कर दिया ये ओके भी सर, वेक्टर ए होगा। चमका कुछ? हाँ सर, अच्छे से समझ। ये अगर चमक गया तो इसके साथ साथ अगर आप ये याद कर लें, सर विदाउट एनी चेंज मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंज नहीं करना है ना? पैरेलल में तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। यस सर। विदाउट एनी चेंज मतलब मैं इसको छोटा बड़ा कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। जैसे इसका लेंथ कुछ और ले लिया, इसका कुछ और, इसका कुछ और, तो गलत हो जाएगा। तो सेम वेक्टर नहीं रहेगा, पैरेलल तो वेक्टर रहेगा। हाँ वो जो ऊपर वाला डायग्राम था उसमें अगर हम वेक्टर ए को उठा के वेक्टर बी के ऊपर प्लेस करें बट पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल हम अंदर वाला लेंगे ना? नहीं, एंगल अंदर वाला कर, ए को शिफ्ट कर दूं ए को इधर ऊपर बी के तो एरो पे। ठीक है, कर देता हूँ कंट्रोल सी। टू टेल कैसे होएगा? सुन ना बेटा सुन, कंट्रोल बी ऐसा कर दिया। यस सर। तो अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स कौन सा होगा? ये वाला होगा। बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ये एंगल होगा ना, और ये दोनों सेम होगा। यस सर। यस सर। उनका तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? जैसे मैं तुम लोग सबको कहूँ कि एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो सबके नोटबुक में अलग अलग होगा ना। क्यों? सब लोग नॉर्थ ही ड्रॉ करेंगे ना। अरे दोस्त, अलग अलग मतलब कोई पेज के इस कॉर्नर में ड्रॉ कर लिया, कोई अपने पेज के वो मिडिल में कर चलेगा ना लिया, सर, है ना? तो वो कोई तो फर्क नोट नहीं। 1 को आप रेफर कर रहे हो। हाँ हाँ, नोट 1 बता रहा हूँ, तो कोई चेंज नहीं हुआ, सबके आंसर सही है ना। हाँ। नोट 2, if two vectors are joined from their tail, then angle between them
will become angle between vectors। मुझे जरूरत नहीं है ये लिखने की, लेकिन तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ इसलिए लिखा। फॉर एग्जाम्पल सेम डायग्राम, सेकेंड वाले डायग्राम में ही सबको कंफ्यूजन है, इसी में तो कंफ्यूजन मत करो। अब ऐसा याद कर लो कि ये मान लो वेक्टर है ए और बी, मुझे इसका एंगल नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को जिसको मुझे मन करे उस वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट कर दूं कि दोनों का टेल एक जगह हो जाए। ठीक है, आपका बात नहीं समझा सर, अब मैं करके दिख। हाँ कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ दोनों में से किसी एक को ऐसे शिफ्ट कर दूं पैरेलली कि दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन हो जाए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए को शिफ्ट करूं या बी को करूं। तो मैं बी को मान लो कर देता हूँ, वैसे जिसको बोलोगे उसको कर सकते हैं। तो बी सर बी को, को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। हाँ अगर मैं बी को शिफ्ट करता हूँ तो अब ये मेरा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ए वही रहा, हाँ और इस बी को इस बी को पैरेलली मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया बी। ये दोनों सेम डायग्राम है, पता है आपको, वेक्टर डायग्राम में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब तो दिख रहा है मुझे ये एंगल होगा। हाँ सर। तो ये एंगल ध्यान से देखोगे इसमें किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना। यस सर। अब कोई दिक्कत एंगल बिटवीन वेक्टर्स में? नहीं। नो सर। जल्दी से ये दोनों नोट्स कॉपी कर लीजिए फटाक से। सर ये नोट 1 और 2 मुझे डायग्राम से वो सर भी ड्रॉ करना। हाँ हाँ कर लीजिए, जो मन करे कर। दिस साइड और उस साइड ही एंगल बनेगा ना। क्या बोल रहे हो? दिस साइड डायरेक्शन है, उस साइड ही एंगल बनेगा ना। हाँ सीधा है यार, दो, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों के पाथ के बीच क्या एंगल है, इसके लिए इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए। नहीं तुम्हें आ रहा है इसलिए मैं इतनी कहानी लिख रहा हूँ। आगे बढ़ूं? हाँ सर। नो सर, 1 सेकंड। प्रस्थान करें सर। आगे बढ़ूं? यस सर। जितना बताया यस सर। उसके बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। दिख रहा है सबको? कोशिश कीजिए, सर इस क्वेश्चन को लिखना है क्या? सॉल्व करना है।
तुम लिख के करो, Answer- ओरली करो, ये तो तुम्हारे ऊपर है, मुझे तो सॉल्व चाहिए। कोई फॉर्मूला अभी तक मैंने सिखाया नहीं आपको, केवल कॉमन सेंस सिखाया हूँ। उस कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्रायंगल लॉ आपके पास है। आया आंसर? आया किसी को आंसर? फंसे हुए हैं। सर The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 न्यूटन। ये दिया हुआ है। हाँ सर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मिला के मेरे पास है 16 न्यूटन। यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. The resultant of these forces is perpendicular to a smaller one. तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी मिलाकर 16 है, और जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले पर परपेंडिकुलर है। स्मॉलर फोर्स का मैग्नीट्यूड x है, तो मुझे x चाहिए। ठीक है, इसको मैं x मान लिया और इसको मैं y मान लिया, तो x प्लस वाई इज 16। दिस इज गिवन। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो, और रिजल्टेंट स्मॉलर पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो गया मेरा, ये वाला लेंथ x हो गया, ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर हो गया, जो इस पर रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला है। मतलब ये मेरा a प्लस बी होगा और ये वेक्टर a होगा, आया ना? यस सर। इसका मतलब है कॉमन सेंस आपका बताता है कि ये वेक्टर b होगा। हाँ। तभी तो ट्रायंगल लॉ, ये a यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b, तो ये a प्लस बी। यस सर। किसी को कोई डाउट? सर तो रिजल्टेंट मतलब सम, मतलब सम ना। हाँ, रिजल्टेंट मतलब सर सम। यहाँ पे रिजल्टेंट तो बी आएगा ना, बट मारूंगा ना, मारूंगा। ए है यहाँ से यहाँ तक, कोई यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से
ऊपर गया, मतलब फाइनली यहाँ से यहाँ गया, तो रिजल्टेंट ये हुआ ना बेटा। हाँ सर। रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे ही बना सकते हैं ट्रायंगल। हाँ सर। आंसर तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 है। हाँ सर। मतलब ये रेड वाली लाइन का लेंथ 8 है, ये x है, तो ये वाला भाई साहब 16 माइनस x होगा। यस सर। होगा। यस सर। अब पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन में पढ़े होगे, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही x ढूंढना है मुझे, समझे? यस सर। वापस बोलो 16 माइनस एक्स प्लस 9। अरे x इन दोनों का सम 16 है, तो ये x है, तो दूसरा वाला 16 माइनस एक्स होगा। यस सर। बोल भाई साहब। सर आंसर 6 होगा। जिसने पूछा उसको समझ आया? सर समझ आया। तो ये एक्स स्क्वायर गया, 16 स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 आता है तुम लोगों को, देखो। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 32x is 256 minus 64 192। 192। वेरी गुड। तो x कितना हो गया? 6। सर 192/32। अरे वाह। तो कितना होगा? 6। तो 6 न्यूटन हमारा आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर हाँ। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू है 16 न्यूटन। नहीं, ये नहीं है, यही तो समझना है। स्कूल में बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते थे, यस सर। तो उसका लगता था कि बेकार पढ़ते हैं, इसमें क्या है, पैराग्राफ पढ़ के ऊपर नीचे आंसर लिखना, बट बहुत जरूरी था। तभी बिटवीन द लाइंस या एग्जैक्टली द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस है बेटा। सम ऑफ टू वेक्टर्स नहीं है, या सम ऑफ टू फोर्सेस नहीं लिखा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस लिखा है। मतलब मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी 16 है, ए प्लस बी 16 नहीं है। ए प्लस बी का मॉड तो 8 है। ओके सर। बोल रहे हो नहीं समझ में आ। नहीं, इसीलिए बचपन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा तुम लोग। इंग्लिश, ये फिजिक्स नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16। ये इंग्लिश समझ आया? सर तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिक्स के टर्म्स में बोलो ना सॉरी। सर, फिजिक्स के टर्म्स में हाँ, बोलो। फिजिक्स का ही टर्म बोल रहा हूँ, बट फिजिक्स का टर्म इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम उसका है, आपका फिजिक्स का है ही नहीं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। It doesn't mean that sum of magnitude of resultant of these two forces is 16. ऐसा नहीं है, वो आपके दिमाग में घुस गया कहीं से। सर यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड के बदले ऐसे ही लिख देते कि सम ऑफ टू फोर्सेस, देन एक मिनट कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। क्या लिख देते देखेंगे। लिखा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16। जैसे सुन सब ध्यान से, कोई मुझे 10 न्यूटन से राइट में पुल कर रहा है, हाँ सर। और कोई मुझे 2 न्यूटन से लेफ्ट में पुल कर रहा है, तो मेरे ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ? कोई मुझे 10 न्यूटन से राइट में पुल करे, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। हाँ, तो यहाँ पर
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8 हुआ, 12 नहीं हुआ, 10+2। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए 8 होगा। बट अगर लिखा रहता सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मैं पूछूं मेरे ऊपर कितना लग रहा है, तो दैट विल बी 12। ओके सर, समझा। कुछ चमका? अगर मुझे कोई 10 न्यूटन से आगे खींचे और 2 न्यूटन से पीछे खींचे, देन उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन मी इज 12, राइट? बट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मी इज 8। हाँ सर, हाँ चमका कुछ? हाँ सर। अब बोलो, अब बोलो, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब खुद बताओ, ये फिजिक्स का कंफ्यूजन था या इंग्लिश का? इंग्लिश। चलो आगे बढ़े। सर इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम लोगों को इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। अगले साल से नया कोर्स चलाऊंगा, इंग्लिश फॉर फिजिक्स। पहले 6 महीने इंग्लिश पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स। आदत डाउट इंग्लिश। हाँ बोल, डाउट बोल। सर यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड के बदले द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट 16n होता तो? फिर वही बात, सुनो ध्यान से, ये डाउट नहीं है, ये तुम कह रहे हो कि अगर 16 सम है तो उसको क्या लिखते? तो उसको लिखते द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। तो हम लोग लिखते मॉड ऑफ a प्लस बी इज 16। समझा? हाँ सर। तो उसका लैंग्वेज होता, उसका सम ऑफ मैग्नीट्यूड लैंग्वेज नहीं होता, उसका लैंग्वेज होता द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। तो फिर सर उधर मॉड थोड़ी डालते, डायरेक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डालते ना। तो 16 का डायरेक्शन कहाँ गया फिर? नहीं ना, जब वेक्टर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। केवल मैग्नीट्यूड लिखा है 16, मतलब मैग्नीट्यूड की बात है। समझे? नहीं तो 16 न्यूटन किधर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे दायां बायां, किधर? आगे तो बढ़ो। उसके वो डायरेक्शन डाला हुआ है ना लेटर के ऊपर। तुम लोग जबरदस्त। वो पूछ रहा है कि सर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 16 कब लिखता? उसका भी तो डाउट सुनो, खाली मेरा आंसर सुन रही हो। इसको, ये क्वेश्चन तो हो गया। उसने डाउट पूछा कि सर मॉड a प्लस मॉड बी जो आपने 16 लिखा है, वो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 होता तो क्या लैंग्वेज होता? तो उसका लैंग्वेज होता द सम ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिख के रहता द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, है ना? यस सर। सर मॉड्यूलस आया मतलब वो मैग्नीट्यूड बताता है। हाँ। चलो एक और सर अरे हाँ, अरे जल्दी जल्दी, कितना स्लो है तुम लोग। तब तक तो तुम्हारा सर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। इतना स्लो रहेगी तब तक तो तुम्हारा पेशेंट भाग जाएगा। सर थोड़ा ऊपर शिफ्ट करो ना। लो। हाँ सर, थैंक यू। हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर। यस सर, यस सर। यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने अभी तक, कोई फॉर्मूला मुझे आता भी नहीं, जो आपको आता है वही कर रहे हो।
सर ये क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हम लोग, लाइक आप बता रहे हो तो सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम लोग कॉन्सेप्ट हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा पैसा वसूल हो रहा है। नहीं तो मान लो तुम सॉल्व कर लेती, तो तुम कहती अरे ये तो मैं कर लिया, फिर सर नया कुछ सिखाए क्या, तो पैसा तो मेरा बर्बाद हो गया ना। है ना, ऐसे सोचो। समझ आया मैं क्या बोला कि अगर मैं पढ़ाऊं और जो क्वेश्चन दूं सब तुम सॉल्व ही कर लो, तो फिर इसका मतलब है कि तुमको मेरे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ना। मैं आता है, इसको सॉल्व करो। धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि भी पढ़ाया अभी तुम सब सॉल्व कर लो। लाइफ इतनी आसान होती तो बात क्या था, फिर तो मैं भी डॉक्टर बन जाता ना। डॉक्टर को पढ़ना बहुत पड़ता है ना, पढ़ने का मेरे पास पेशेंस मैं काम में आया कि जाता हूँ वही ठीक जगह बैठ के गेम वेम खेलेंगे। कोशिश करो, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो वेक्टर आंसर यू लिख दिया है, वेक्टर वी लिख दिया। आंसर पूछा है मैंने बेटा, मैंने आंसर पूछा, तुम मुझसे ही आंसर पूछ रहा है। तुम्हें क्या आया आंसर बोलो। सर 30 डिग्री। गलत आ गया सर मेरा 90 डिग्री आया। हमारा तो गलत आ गया। सर 1/2 v और v। तो सर तो उसमें से साइन साइन थीटा करके सर अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस 1/2 v बाय v होगा ना। हाँ, तो सर v कैंसल 1/2 साइन थीटा इज 1/2 और 30 इज 1/2 तो 30 डिग्री ना। यहाँ तक ठीक है। अब ए सर मिल गया ना। अच्छा अरे हाँ हाँ सर वो थीटा सर वो थीटा मिला 60 डिग्री पर आएगा तो फिर सर पर बाद में उसको 180 से करना है क्या सब्ट्रैक्ट। करना है क्या, डायग्राम ड्रॉ करो पहले। देखो इधर, the resultant of two vectors is perpendicular to vector u, ऐसा लिखा है। हाँ सर। तो सेम कहानी, ये हो गया मेरा वेक्टर u और इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर बना दिया ये रिजल्टेंट है u और v का, मतलब u प्लस v है। यस सर। ये u प्लस v है, मतलब डेफिनेटली ये वेक्टर v। वेक्टर ये v होगा होगा। यस सर। यस सर। बताइए, लिखा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर v के मैग्नीट्यूड का आधा है, लिखा है ऐसा। इंग्लिश यस सर। the resultant is perpendicular to vector u and its magnitude, its का मतलब ये किसके लिए प्रोनाउन हुआ, रिजल्टेंट के लिए। रिजल्टेंट ऑफ u एंड v। हाँ इंग्लिश में सीखो, ये रिजल्टेंट क्या प्रोनाउन हुआ, इट्स यहाँ पर। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मतलब ये वाला लाइन का लेंथ अगर मैं x ले लूं तो ये वाला लेंथ x/2 होगा। यस सर। यहाँ तक कोई हाँ, दिक्कत नहीं नहीं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा, p/x। 1/2। अरे वाह बधाई हो।
तो थीटा कितना होगा? सर 30। 30 डिग्री। लेकिन u और v के बीच का एंगल इस डायग्राम में तो ये होगा ना बेटा? हाँ सर, वो हेड, टेल और हेड एक साथ हो रहा है वो। ये वाला होगा ना एंगल बिटवीन वेक्टर? चमका कुछ? यस सर, अंडरस्टूड। सर वापस कैसे बना एंगल, वो नहीं समझा। क्या? सर वो ना, हाँ दूसरी साइड कैसे बना एंगल, मतलब वो थीटा के सामने। कैसे बनाएंगे? सर मतलब वो कैसे वापर एंगल, मतलब समझा नहीं वो। मुझे बताओ u और v के बीच का एंगल इस डायग्राम में कौन सा दिखता है? ये पर्पल वाला एंगल ये पर्पल वाला एंगल दिखता है या ये ग्रे वाला एंगल दिखता है? किसको हम लोग बोलेंगे u और v के बीच का एंगल? सर वो तो नहीं समझा कि वो कैसे मालूम पड़े। मैं क्या पूछ न, कैसे? यार तू ना ग्रे वाला। मार डालूंगा मैं तुम्हें। ये दिख रहा है ये सब कहानियां जो इतना ऊपर एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ाया? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पर्पल वाला थीटा होगा ना, ये ब्लैक वाला नहीं होगा। हाँ यहाँ समझ आया था? हाँ सर। तो यहाँ पर अब u और v के बीच का एंगल कौन सा दिख रहा है? ग्रे वाला। सर ब्लैक वाला ना। हाँ ब्लैक ग्रे जो कहना है। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? नहीं सर, एक सेकंड। जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया? सर 1 मिनट। यस सर। आगे बढ़ें? एक और क्वेश्चन देखो। ये मैं ऐसे ही देखता हूँ। इफ mod a is equal to mod b is equal to mod of a plus b, then find angle between a and b। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। जल्दी बताइए। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीनों सेम है, तीनों इक्वल है। तो डायरेक्शन नहीं बता। तो नहीं मालूम ना, तो आपको ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। सर आंसर 60 डिग्री। 120। 120, वेरी गुड।
पर सर अगर इधर डायरेक्शन नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा बाहर का एंगल लेना है कि अंदर का? देखते हैं, बताओ ना, तुम ड्रॉ तो करो। ए बी और ए प्लस बी तीनों इक्वल है, मतलब इक्विलैटरल Equilateral. ट्रायंगल बनेगा। एक Sir, इक्विलैटरल yes, sir. ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी होगा बेटा। हाँ सर। यस सर। अच्छा तो सारे एंगल 60। हाँ, इतना सिंपल है, बताओ, कोई फिजिक्स नहीं है, कॉमन सेंस है। और तीनों अगर इक्वल है लेंथ, तो ये सब 60-60 डिग्री होगा। Yes, sir. अरे वाह, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। 120. 120। 120। ये इधर जा रहा है ना बेटा, हाँ सर। आंसर होगा 120 डिग्री। समझे? सर पर क्वेश्चन से कैसे पता चला कि बी और दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है? अरे किसी भी डायरेक्शन में जाए, ए बी और ए प्लस बी तीनों मिलाकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ, तो एक कॉपी में इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करो। किया है सर। यह है। अब तीनों लाइन के ऊपर एरो इस तरह से लगाओ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वैलिड हो। लगाओ, खुद से लगाओ। ओके सर, समझा सर। ठीक, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. देखो जिंदगी कितना आसान है। अब मैं आपको क्या है सर, जिन लोग को आंसर नहीं मिल रहा वो लोग तो डर में बैठे हैं ना। अरे डरना कहाँ है, डर के आगे जीत है। सुनो अभी, अब क्या है, अभी मैं आपको फॉर्मूला तो एक भी नहीं दिया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, सॉल्व मतलब फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, उसके बाद यही तीनों क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, तो ये डायग्राम बनाने से बच जाओगे। लेकिन लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें फॉर्मूला से सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इस तरह से सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, तो आपको दोनों सीखना है, ठीक है? तो अभी जो काम मैं सर बट एग्जाम में तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा ना, तो डायग्राम भी चलेगा। चलो छोड़ो ना, नहीं आता मुझे। अब देखो एनालिटिकल मेथड। मैं अब एक जनरल फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें अगर दो वेक्टर मुझे मालूम हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो सपोज ये एक वेक्टर ले लिया मैंने ए, ये एक वेक्टर ले लिया बी, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ऑफ ए एंड ए बी। प्लस बी हो गया, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, ठीक है? और इस केस में जैसा आप बहुत देर से करते आ रहे हैं, ये थीटा विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। Yes, होगा, sir. इस पॉइंट को ए, हाँ इस सर। पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी कह देते हैं। मुझे ए बी और थीटा मालूम है, ऐसा समझो। मुझे ए बी और थीटा मालूम है, मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का डायरेक्शन ढूंढना है। मतलब मुझे अल्फा एंगल ढूंढना है और रेड लाइन का लेंथ ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट सी से अपने मन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ एम तक। अब आप देखेंगे
इन ट्रायंगल BCM अच्छा स्क्रीन शेयरिंग हट गई। हाँ आ जाएगी, 2 मिनट। मैं कह रहा था आपको कि ट्रायंगल BCM में देखो, ट्रायंगल BCM में देखोगे तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? CM/CV। कॉस थीटा क्या होगा? CM/CV। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि CM इज BC साइन थीटा एंड BM इज BC कॉस थीटा, कह सकता हूँ। Yes, sir. अब पूरे ट्रायंगल में देखो, पूरे ट्रायंगल का मतलब है इन ट्रायंगल ACM, तो AC स्क्वायर इज AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। AM को मैं लिखूंगा AB प्लस BM का स्क्वायर हाँ सर। प्लस CM स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, AB is nothing but magnitude of AA। हाँ सर। देखो ये सब तुम लोगों को दिक्कत होगा तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो ये AB लेंथ का स्क्वायर प्लस BM लेंथ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB लेंथ इंटू BM लेंथ प्लस CM लेंथ का स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। AB is magnitude of A, BM is BC cos theta, that is magnitude of B cos theta का स्क्वायर, तो magnitude of B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ magnitude of A into magnitude of B into cos theta प्लस CM magnitude of B sin theta है, तो magnitude of B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर क्या है? अभी देख सकता हूँ, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों को, प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। AC क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो अगर मुझे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल पता हो
तो उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आगे और है। तो यहाँ तक तो पहले एक साथ अब दिखेगा तो शायद समझ पाओगे। तो यहाँ तक देखो, समझो और समझ के कॉपी करो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, पर पहले लिखो, लिखो, देखो, समझो, उसके बाद कोई डाउट बचे तो पूछ लो। सर आप उधर अल्फा क्यों लिखे हो? छोड़ो ना, नहीं लिखा, हटा देता हूँ। मैं अल्फा से परेशानी है तो हटा देता हूँ, रहने दे, बाद बाद में जरूरत होगी इसके लिए लिखा हूँ। ठीक है, अभी टेंशन मत लो।
लिख लिए? लास्ट लाइन, एक सेकंड। जल्दी। सर वे जल्दी जल्दी जल्दी, इतना स्लो मत बोलो। डन सर। एक से अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो ए और बी का रिजल्टेंट बना वो तो वेक्टर है, ए प्लस वेक्टर बी एक वेक्टर होगा ना? यस सर। तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड तो बता दिया इस फॉर्मूले से। अब डायरेक्शन के लिए देखोगे डायग्राम में अल्फा लिखा हुआ है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से कितना एंगल बनाएगा वो बता सकते हैं। कैसे? तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, tan अल्फा क्या होगा? cm अपॉन am होगा, दैट इज cm अपॉन ab प्लस bm होगा। हाँ सर। cm was nothing but mod b sin theta, ab था mod a और bm इज mod b cos theta, है ना? तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से जो एंगल बनाएगा उस एंगल का अल्फा हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। जल्दी, फास्ट। हो गया? एक सेकंड सर। हो गया सर। अब देखो, जैसा मैंने कहा था वही सब क्वेश्चन जो पहले किए थे इस सब को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से जैसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पर, दोबारा कौन लिखेगा? जैसे एक करके दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस क्वेश्चन को आप सेकेंड मेथड से करते हैं, फॉर्मूला वाले मेथड से, ठीक है? तुम लोग खुद कोशिश करोगे? बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? सर ये एक पर आप कर दो, बाकी दो क्वेश्चन से कर। देख, हमारे पास फॉर्मूला है मॉड ए प्लस मॉड बी इज अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ है?
हाँ सर। ये अगर फॉर्मूला है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मॉड ए मॉड बी और मॉड ए प्लस बी तीनों इक्वल है, दिया है ना। हाँ सर। तो इस सब को x पकड़ लेते हैं, कौन बार बार लिखेगा उतना। तो यहाँ दिख रहा है x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। हाँ सर। तो यही वाला थीटा चाहिए मुझे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लिखा। सर एक्स स्क्वायर। वो दोस्त दोनों ओर स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा। ये एक्स स्क्वायर गया, तो 1/2 इज 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा माइनस हाफ हो गया। हो गया। यस सर। और कॉस में माइनस हाफ किसकी वैल्यू होगी? लास्ट लेक्चर का देखो नोट। हाँ सर। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्या सर? कौन? सर 120 है ना? हाँ 120। अच्छा 50 लिख दिया मैं, 122 होगा। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, याद है लास्ट क्लास सिखाया था। Yes, sir. तो माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का क्या मतलब हुआ? माइनस कॉस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। कॉस 61/2 होता है ना। हाँ। यस सर। तो कॉस थीटा माइनस कॉस 60 है, मतलब थीटा 180 माइनस 60 होगा। यस सर। समझा कुछ? हाँ सर, बट टू बी ऑनेस्ट वो डायग्राम वाला ज्यादा इजी था। हाँ ये मैं तो पहले भी बोला था। वो टैन वाला पार्ट बताना ना सर, क्या नोट के बताऊं? लिए। सर नोट करने के लिए। नोट नहीं किया अभी तक? कर क्या रहा था तू? क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करो, सेकेंड मेथड से। समझे मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है खुद से।
आया कुछ आंसर सेकंड का? बोलिए। बोलना बेटा। नहीं आया होगा। देखो दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ सर। Resultant of two vector u and v is perpendicular to vector u। तो अपने फॉर्मूला में सेट करने के लिए मैं इसको a मान लूं, उस पर आप ही मानते हो, वैसे हम लोग का दिमाग ऐसा नहीं चलता। परपेंडिकुलर है, मतलब हमारे फॉर्मूला का अल्फा 90 दिया हुआ है ना? यस सर। और v हो गया वेक्टर v। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। मतलब क्या क्या दिया हुआ है देखो, मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसा, a प्लस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन 2, यही दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ b अपॉन 2, ए बी फॉर्मूला में सेट करना है तो ए बी लिख देता हूँ। तो वैसे तो 2 मिनट में कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, इसके लिए लिख देता हूँ। ऐसा है। तो हम लोगों को थीटा ढूंढना है और अल्फा दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है। हाँ सर। ओके, तो देखो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए। इसका मतलब हो गया, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखे, यू भी समझ लेगा तुम लोग अच्छा बच्चा है। देखो, तो v बाई 2 इज अंडर रूट, एक ही बार लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू वी इंटू कॉस थीटा, यही मतलब हुआ कुल मिला के। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। इस वी स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4 इज इक्वल सर टू, कैसे कैसे? जादू से जादू। अरे दोस्त, लेफ्ट साइड में 1/4 है और इधर 1 दिख रहा है, तो ये 1 उधर चला गया, तो 1/4 माइनस 1। ओके सर। ठीक है। अल्फा 90 डिग्री है, ये समझने वाली बात है। तो हमारे फॉर्मूले में मैं लिख दूंगा tan 90 इज इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन u प्लस वी कॉस थीटा। हाँ या ना? सोच के बताइए। tan अल्फा का फॉर्मूला अपने अपने नोटबुक में देखो। हाँ सर। हाँ। tan 90 क्या होता है? 0। नॉट डिफाइंड। नॉट एप्लीकेबल। नॉट डिफाइंड, नॉट एप्लीकेबल नहीं, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी रेशियो नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर 0। मतलब u प्लस वी कॉस थीटा 0 हो गया। हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं लिख दूंगा u इज इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो अब इक्वेशन 2 से u का वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर,
इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 v² इज इक्वल टू u², मतलब v² cos² थीटा, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। u को -v cos थीटा लिखोगे तो -2v² cos² थीटा, तो -v² cos² थीटा, v² को हटा दो तो यहाँ से मिल गया cos² थीटा इज 3/4, मिल गया। हाँ सर। मतलब cos थीटा इज आइदर +√3/2 और -√3/2, इसी दोनों में से कोई एक होगा। हाँ। अब ध्यान से सोचो, दूसरा दिमाग लगाने वाला काम, u और v तो मैग्नीट्यूड है, हाँ सर। तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ सर, तो +√3। अरे नहीं दोस्त, तो u नेगेटिव नहीं हो सकता, v नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब cos थीटा को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो u और v पॉजिटिव होगा। यस सर। हाँ सर। चमका। तो मुझे मिल गया cos थीटा इज -√3/2, मिल गया। अच्छा, cos में √3/2 किसका वैल्यू होता 30 है, डिग्री। तो ये हो गया -cos 30 डिग्री, मतलब थीटा हो गया 150 डिग्री। यही आंसर पहले भी आया था। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन देखिए थोड़ा लेंदी है ना, हाँ सर, बहुत बट फायदा ये है कि इसमें आप डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करने से बच गए। किसी को डायग्राम ड्रॉ करके और इजी बनना है तो हाँ हाँ सर, एक्चुअली सब चुप रहेगा। अभी तो मैंने वैसे वाले क्वेश्चन कराए हैं जिसमें डायग्राम इजी है और ये डिफिकल्ट। अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे जिसमें पता चलेगा डायग्राम ड्रॉ करना ज्यादा डिफिकल्ट है, ये ज्यादा इजी है, क्योंकि डायग्राम अभी तक सब राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह का बनता है, तभी तो पता है ना। कोई रैंडम ट्रायंगल बनेगा तो डायग्राम वाले में मुश्किल में फंस जाओगे। इसीलिए दोनों मेथड सीखना जरूरी है, ठीक है। ठीक ही है सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, लेक्चर नोट्स और वीडियो भी जैसे पोस्ट करता हूँ कर दूंगा। नोट कर लें। नोट कर लो, हाँ हाँ। चलिए बाय, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आप लोग जिसको नोट करना है करते रहिए, स्क्रीन चलता रहेगा।